हम कक्षा 11 की बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। कक्षा 12 की बायोलॉजी में हम अध्याय 1 पढ़ेंगे, जीव जगत, या जिसे हम इंग्लिश में लिविंग वर्ल्ड या हम सजीव जगत भी कहते हैं। तो आइए देखें, लिविंग वर्ल्ड या सजीव जगत या जीव जगत को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बायोलॉजी का मतलब देख लें, क्योंकि हम कक्षा 11 में बायोलॉजी ले लेते हैं और हमें पता नहीं होता कि एक्चुअल में बायोलॉजी का मतलब होता क्या है। तो आइए देखें, बायोलॉजी, जिसे हम हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं, ये अंग्रेजी के 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, एक तो बायो और दूसरा लॉजी। बायो वर्ड है जो बायोस से मिलकर बना है, और लॉजी वर्ड जो है वो है लोगोस से मिलकर बना है। बायोस मीन्स मतलब होता है लिविंग बींग्स अर्थात लाइफ या सजीव, और लॉजी मीन्स होता है अध्ययन या स्टडी, मतलब जीवों का अध्ययन करना या सजीवों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, जीव विज्ञान। मतलब ओवरऑल हम देखें बायोलॉजी क्या है, तो बायोलॉजी एक ऐसी शाखा है जिसमें हम सजीवों का अध्ययन करते हैं या जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। ये हमारी बायोलॉजी का टर्म था। फिर इसके अलावा बायोलॉजी में बहुत सारी शाखाएं मिलती जाती हैं। कोशिका, जैसे एक कोशिका का अध्ययन करने वाली शाखा हो जाती है जिसको हम सेल बायोलॉजी बोलते हैं। एक बैक्टीरिया की स्टडी करने के लिए होता है तो जिसको हम बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। वायरस की स्टडी के लिए वायरोलॉजी हो जाता है। तो बायोलॉजी में बहुत सारी शाखाएं दी गई हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे कक्षा 11 की बायोलॉजी में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जहाँ पे इन सभी प्रकार की बायोलॉजियों की जो शाखाएं हैं उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला अपन लोग ये चैप्टर के बारे में देखें। हमें चैप्टर का नाम क्या है, जीव जगत। मतलब हमें इसमें 2 वर्ड दिखाई दे रहे हैं या 2 वर्ड मिलते हैं, जीव और जगत। मतलब हमें जीवधारियों की जगत के बारे में पढ़ना है। जीवधारियों का जगत ओवरऑल बोलें तो हमें अपने संसार की बात करनी है। संसार कौन सा, जहाँ पे हम निवास करते हैं, मतलब वो जगह जहाँ पे सजीवों का निवास होता है, हमें उसके बारे में पढ़ना है। तो आइए देखें, यहाँ पे पहला पॉइंट है हमारा कि जो बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, तो इस बायोलॉजी को जो वर्ड है ये किसने दिया था, तो 2 वैज्ञानिक थे, लेमार्क और ट्रेविनेरिस। इन दोनों ने मिलकर बायोलॉजी शब्द दिया था। क्या दिया था, बायोलॉजी शब्द। और अरस्तु या एरिस्टोटल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जीव विज्ञान की खोज करी थी, इसलिए हम अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी या जीव विज्ञान का जनक या जीव विज्ञान का पिता कहते हैं। अगर एक नंबर का क्वेश्चन होता है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो हिंदी में अरस्तु और इंग्लिश में हम इसको एरिस्टोटल बोलते हैं। फिर हमने बायोलॉजी में देखें तो मेन यहाँ पे 2 शाखाएं होती हैं बायोलॉजी की, 2 शाखाएं। एक तो जूलॉजी होती है, एक बॉटनी होती है। जूलॉजी में भी फिर से 2 वर्ड, जू और लॉजी। जू मतलब कि एनिमल, लॉजी मीन्स स्टडी, मतलब यहाँ पे जंतु जानवरों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, जूलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ एनिमल्स, ये भी किसने बताया, ये एरिस्टोटल ने बताया, इसलिए फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, अरिस्टोटल भी है। कौन है, अरिस्टोटल ही है। दूसरा बॉटनी, जिसे हम फाइटोलॉजी कहते हैं। फाइटोलॉजी में 2 वर्ड, फाइटो और लॉजी। फाइटो मीन्स प्लांट्स, लॉजी मीन्स स्टडी, मतलब प्लांट्स की स्टडी करना, स्टडी ऑफ प्लांट्स, जिसे हम फाइटोलॉजी या ओवरऑल हम बॉटनी कहते हैं। सीधा पॉइंट देखें तो जीव विज्ञान की 2 मुख्य शाखाएं होती हैं, एक तो जूलॉजी जंतु विज्ञान, दूसरा वनस्पति विज्ञान जिसको हम बॉटनी कहते हैं। जंतु विज्ञान में हम सभी प्रकार के जंतु जानवरों का अध्ययन करते हैं, और वनस्पति विज्ञान में सभी प्रकार के वनस्पति या पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। जूलॉजी के जनक अरिस्तु थे और बॉटनी के जनक थियोफ्रेस्टस थे। कौन थे, थियोफ्रेस्टस। अब नेक्स्ट पॉइंट है, हमें इसमें क्या देखना है, लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ना है। लिविंग वर्ल्ड मतलब एक ऐसा संसार जहाँ पे कौन होते हैं, जीवधारी प्रेजेंट होते हैं। कौन, जीवधारी। अब ये जीवधारी चाहे एक कोष की हो, चाहे बहुकोष की हो, चाहे जंतु हो, चाहे पादप हो, हमें इन सभी के बारे में पढ़ना है। तो लिविंग वर्ल्ड में हम किसके बारे में देखेंगे, लिविंग बींग्स के बारे में देखेंगे। अब इस लिविंग बींग्स से सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि व्हाट इज लिविंग, या सजीव क्या है। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन क्या होता है, हमारा क्वेश्चन होता है ये कि सजीव हैं क्या एक्चुअल में। तो वे जिनमें बहुत सारे लक्षण होते हैं, क्या, वे जिनमें बहुत सारे लक्षण। अब यहाँ पे 2 प्रकार के, एक तो सामान्य लक्षण है और दूसरा कुछ विशेष लक्षण है। सामान्य लक्षण ये वो लक्षण है जो सजीवों में और निर्जीव दोनों में मिलेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि यह लक्षण सजीव में मिले, ये निर्जीव में भी हो सकता है और सजीव में भी हो सकता है।
लेकिन एक होता है विशेष लक्षण, जो केवल कहाँ पे मिलते हैं? सजीवों में ही मिलते हैं। ऐसे लक्षण जो केवल कहाँ पे मिलेंगे? सजीवों में ही मिलेंगे, उनको क्या बोलेंगे? विशेष लक्षण बोलते हैं। तो कुल मिला के सजीव क्या है? तो सजीव के लिए हम सीधी परिभाषा बना सकते हैं, सजीव वो होते हैं जिनमें बहुत सारे लक्षण पाए जाते हैं। लक्षण जैसे हम श्वसन भी बोल सकते हैं, वृद्धि भी बोल सकते हैं, प्रजनन भी बोल सकते हैं, ठीक है, जैव विविधता भी बोल सकते हैं। और इन सभी में सबसे पहला टर्म तो ये होता है क्या? कोशिका का। क्यों? क्योंकि जितने भी जीवधारी होते हैं वो सब काय से बने होते हैं? कोशिका से मिल के बने होते हैं। इसलिए इस कोशिका को क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। तो आइए देखें इसके बारे में हम। तो सबसे पहला लक्षण है, हमने देख लिया है यहाँ पे एक सजीवों में कुछ लक्षण होते हैं, कुछ सामान्य लक्षण होते हैं, कुछ विशेष लक्षण होते हैं। इनमें हमने सामान्य लक्षण देखा। सामान्य लक्षण वो लक्षण होते हैं जो सजीव और निर्जीव दोनों में पाए जाते हैं, और विशेष लक्षण वो होते हैं जो केवल और केवल सजीवों में पाए जाते हैं। तो विशेष लक्षण में सबसे पहले देखें कोशिका। पहला टर्म हमारा क्या बनता है? कोशिका। कोशिका क्या है? तो कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक मतलब जो भी शरीर होता है उस पूरे शरीर में सबसे ज़्यादा क्या होती है? कोशिका ही कोशिका होती है, ठीक है। और क्रियात्मक, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारे अंग होते हैं, ये अंग अलग अलग प्रकार की क्रियाएं करती हैं। अब ये अंग कैसे बने होते हैं? ये अंग बने होते हैं अलग अलग प्रकार के ऊतक तंत्रों से। ऊतक तंत्र कैसे बने होते हैं? ऊतक से बने होते हैं। और ऊतक कैसे बने होते हैं? कोशिका से बने होते हैं। मतलब पॉइंट यहाँ पे ओवरऑल क्या आ गया? कोशिका। सीधा सीधा सा पॉइंट है। इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं? कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी जीवधारी होता है उसकी संरचना और उसकी पूरी क्रियाएं किससे हो रही हैं? कोशिका से ही हो रही हैं। इसलिए इसे क्या बोला है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। अब सेल्स बहुत सारी होती हैं, ठीक है। कुछ लिविंग सेल्स होती हैं, कुछ नॉन लिविंग सेल्स होती हैं। लिविंग सेल्स मतलब उनमें कुछ ऐसी क्रियाएं होंगी जिसकी वजह से वो लिविंग है। नॉन लिविंग जिनमें कुछ क्रियाएं नहीं होती होंगी। अब कुछ सेल्स को हम देख सकते हैं, कुछ को नहीं देख पाते हैं। नॉर्मल कंडीशन देखें तो अगर हम किसी मार्केट शॉप पे जाते हैं, अंडे की शॉप पे जाते हैं, नॉर्मल जो हम अंडा देख रहे हैं वो क्या है? वो एक प्रकार की कोशिका ही तो है। तो कुछ कोशिकाओं को हम देख सकते हैं और कुछ कोशिकाएं इतनी छोटी होती है कि हम नहीं देख पाते, ठीक है। जैसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कोशिकाएं होती हैं जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। उनको देखने के लिए हमें एक विशेष प्रकार के यंत्र की आवश्यकता होती है जिसे हम क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। तो यहाँ पे फिर से एक पॉइंट है, लार्जेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड। संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा, जो लगभग 2 किलो का होता है। दूसरा पॉइंट है, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड। संसार की सबसे छोटी कोशिका। तो अगर ह्यूमन की बात करें, मानव की बात करें, तो स्पर्म की कोशिका होती है, स्पर्म होती है, शुक्राणु होती है। या ओवरऑल बात करें, सजीव जगत की बात करें, तो सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। क्या होती है? माइकोप्लाज्मा, जो एक प्रकार की क्या है? जीवाणु है। क्या है? जीवाणु। ह्यूमन की या मानव की सबसे बड़ी कोशिका देखें तो ओवम होती है, जो क्या कहलाता है? फीमेल गैमिट या मादा युग्मक कहलाता है। और ह्यूमन की सबसे छोटी कोशिका हमने देखा स्पर्म, या जिसको हम शुक्राणु कहते हैं, जो मेल गैमिट या नर युग्मक कहलाता है। अब इसके अलावा एक और कोशिका होती है, मानव की सबसे लंबी कोशिका, लॉन्गेस्ट सेल, तो नर्व सेल। नर्व सेल सबसे लंबी सेल होती है। और एक चीज और, नर्व सेल एक ऐसी सेल होती है जिसमें कभी भी कोशिका का विभाजन नहीं होता है। अब पॉइंट यहाँ पे कि सर कोशिका का विभाजन नहीं होता है तो फिर क्या होगा? तो ये हमारे शरीर में जितनी नर्व कोशिकाएं बननी होती हैं वो जन्म के समय बन जाती हैं। इसके अलावा जब ये धीरे धीरे डैमेज होती जाएंगी तो हमारे ऑर्गन डैमेज होने लगते हैं। आपने देखा होगा कि किसी का शरीर पैरालाइज हो जाता है, मतलब वहाँ की नर्व सेल डैमेज हो गई हैं। अब जब नर्व सेल डैमेज हो जाएंगी तो जो स्टोर होंगी केवल वहीं आएंगी रिप्लेस करने के लिए, यहाँ पे नई नर्व सेल नहीं बनेंगी। ध्यान देना बच्चों, नर्व सेल में किसी भी प्रकार का कोशिका विभाजन नहीं होता है। अब नेक्स्ट टर्म अपना बनता है एक स्टडी ऑफ सेल्स या सेल की स्टडी। तो बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें हम कोशिका का अध्ययन करते हैं उसको हम साइटोलॉजी कहते हैं, या सेल बायोलॉजी कहते हैं, या कोशिका जैविकी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका जैविकी। अब
सेल टर्म अपना आ गया है, तो सेल के बारे में देखेंगे तो सबसे पहला पॉइंट सेल में यही कि इसको खोजा किसने था। तो नॉर्मल हमको मिलता है कि सेल की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने, इसलिए उनको फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहते हैं। रॉबर्ट हुक को कोशिका का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका का जनक। अब इन्होंने जो कोशिका देखी थी वो वास्तव में कैसी थी, एक मृत कोशिका थी। कैसी थी, मृत कोशिका। सबसे पहले जो कोशिका इन्होंने देखी वो कैसी थी, मृत कोशिका थी। कौन सी, मृत। तो सजीव कोशिका किसने खोजी, तो यहाँ पे लिविंग सेल की डिस्कवर किसने किया था, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ध्यान देना बच्चों, सजीव कोशिका का किसने खोजा था, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। और मृत कोशिका को किसने खोजा था, रॉबर्ट हुक ने। और ओवरऑल पूछा जाए कोशिका की खोज किसने की, तो हम रॉबर्ट हुक बोलते हैं। लेकिन अब हमारी कक्षा 11 की बायोलॉजी में स्पेशली एनसीईआरटी बुक में बताया गया है कि रॉबर्ट हुक की जगह पे क्या बोला गया है, एंटोन वॉन लीवेनहॉक बोला गया है। और उन्होंने बताया है कि एंटोन वॉन लीवेनहॉक वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सजीव कोशिका को खोजा था। किसको खोजा था, सजीव कोशिका को खोजा था। अब यहाँ पे इनके बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देखें। एक बढ़िया 50 रुपये का मस्त नोट है। रॉबर्ट हुक कौन थे, सबसे पहले तो रॉबर्ट हुक एक भौतिक के वैज्ञानिक थे, भौतिकी के वैज्ञानिक थे, फिजिक्स के साइंटिस्ट थे। ठीक है। अब इन्होंने किया क्या, तो संसार का सबसे पहला माइक्रोस्कोप किसने बनाया था, जेनसन नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। किसने बनाया था, जेनसन नामक वैज्ञानिक बनाया था। अब इस माइक्रोस्कोप में कुछ कमी रही थी तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड किया। किसने, गैलीलियो ने मॉडिफाइड किया। और जो सबसे पहला माइक्रोस्कोप बना था उसको थोड़ा सा विकसित कर दिया, मॉडिफाइड कर दिया, जिसमें कुछ कमियों को दूर किया गया। लेकिन वहाँ पे जो गैलीलियो ने बनाया उसमें भी कुछ कमियां थी, तो उस कमी को दूर करने के लिए फिर से इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड किया गया। वो किसने किया, रॉबर्ट हुक ने 1665 में जेनसन या गैलीलियो के माइक्रोस्कोप को मॉडिफाइड किया। इन्होंने ये माइक्रोस्कोप स्वयं खुद बनाया था। ध्यान देना बच्चों, रॉबर्ट हुक ने अपना स्वयं का माइक्रोस्कोप बनाया, थोड़ा सा मॉडिफाइड किया। कब, 1665 ईस्वी में। और जब इन्होंने मॉडिफाइड किया तो इनको लगा कुछ ना कुछ देखा जाए, तो उन्होंने ओक प्लांट या ओक पादप को देखा। किसको देखा, ओक पादप। ओक पादप लिया या ओक प्लांट लिया, उसकी छाल निकाली। उसकी छाल को उन्होंने क्या नाम दिया, कॉर्क टिश्यू या कॉर्क ऊतक बोला। और उसकी एक छोटी सी स्लाइस निकाली और इसको अपने इसमें माइक्रोस्कोप में देखा तो उनको मधुमक्खी के छत्ते की आकार की संरचना दिखाई दी। किसके, मधुमक्खी के छत्ते की आकार की इस प्रकार की संरचनाएं दिखाई दी। ठीक है, जिनको उन्होंने क्या नाम दिया, सेल्यूली दिया। क्या दिया, सेल्यूली। वास्तव में कैसी थी, मृत कोशिकाएं थी। कैसे, अपन लोग अभी आगे देखेंगे। इनका नाम क्या दिया, हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर या मधुमक्खी के छत्ते की समान संरचना दिखाई दी, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, सेल्यूली। और बाद में इसी सेल्यूली वर्ड को उन्होंने छोटा कर दिया और क्या नाम दे दिया, सेल नाम दे दिया। ठीक है। और ये जो सारे इन्होंने अपने कार्य किए, इन सभी कार्य को उन्होंने अपनी एक पुस्तक में प्रतिपादित कर दिया। उस पुस्तक का नाम था क्या, माइक्रोग्राफिया। क्या नाम था, माइक्रोग्राफिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे दो कि माइक्रोग्राफिया बुक किसने लिखी थी, तो यहाँ पे रॉबर्ट हुक ने ही लिखी थी। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 1665 में एक माइक्रोस्कोप बनाया। उस माइक्रोस्कोप में उन्होंने एक प्लांट की की स्टडी की। उस प्लांट्स का नाम क्या था, तो ओक प्लांट था। ओक प्लांट की उन्होंने छाल निकाली, छाल में बहुत सारे टिश्यू थे। ठीक है, उस टिश्यूज की उन्होंने क्या, एक छोटी सी स्लाइस बनाई। स्लाइस बनाने के बाद उन्होंने स्ट्रक्चर देखी तो उनको मधुमक्खी की छत्ते के समान संरचना दिखाई दी, जिसको उन्होंने सेल्यूली बोला। और बाद में इसी को उन्होंने नाम बदल के क्या कह दिया, उनका नाम दे दिया सेल। क्या दे दिया, सेल। ये तो ठीक है, निर्जीव या डेड सेल। अब एंटोन वॉन लीवेनहॉक के बारे में देखें तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोशिका को खोजा था। कौन सी, लिविंग कोशिका को खोजा था। और उन्होंने एक नहीं 5 अलग अलग प्रकार की जीवित कोशिकाओं को बारे में डिस्कवर किया। देखें यहाँ पे, एक तो है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स या लाल रक्त कोशिका। ये इसकी खोज भी इन्होंने ही की थी, लीवेनहॉक ने। बैक्टीरिया
या जीवाणु, इसको भी इन्होंने इसी को खोजा था। और इन्होंने जीव विज्ञान की एक शाखा बनाई बैक्टीरियोलॉजी, वो भी इन्होंने ही बताया था, एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने। और एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने बैक्टीरिया को कहाँ पे देखा था? बरसात के पानी में देखा, पानी बरस रहा था, उन्होंने पानी की एक बूंद को एक स्लाइड पे रखा और माइक्रोस्कोप में देखा तो उनको बहुत सारी संरचनाएं दिखाई दी, जिसको उन्होंने क्या दे दिया? बैक्टीरिया नाम दे दिया। क्या थी? जो कैसी थी? एक कोष की थी। तो इन्होंने बैक्टीरिया को खोजा था। इसके अलावा शुक्राणु को भी इन्होंने ही खोजा। ईस्ट मतलब कि कवक, जिसको हम सैकरोमाइसिस सेरेवेसी बोलते हैं, उसको भी इन्होंने ही खोजा। और प्रोटोजुआ, अब ना एक जगत मिलेगा प्रोटोजुआ जगत, वहाँ पे इसको मिलेगा, पढ़ेंगे इसके बारे में। तो प्रोटोजुआ को भी इन्होंने ही खोजा। ओवरऑल 5 प्रकार की लिविंग सेल थी, आरबीसी, बैक्टीरिया, स्पर्म, ईस्ट और प्रोटोजुआ, जिनको इन्होंने खोजा था। अब यहाँ पे पॉइंट अपना ये आता है कि सर सजीव कोशिका और निर्जीव कोशिका होती क्या है? तो हमारे पास मान लो 2 प्रकार की कोशिका है, एक ये कोशिका है और एक ये कोशिका है। इस कोशिका में हमने देखा, मान लो ये पादप की कोशिका है, ये चारों ओर पादप की कोशिका है, और हमें पता है पादप की कोशिका में चारों ओर क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है। क्या होती है? कोशिका भित्ति। तो ये रेड कलर से जो ड्रॉ किया गया, ये हमारी कोशिका भित्ति हो गई। ठीक है, कोशिका भित्ति के अंदर ये हमारी प्लांट सेल की सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली हो गई। कोशिका झिल्ली के अंदर द्रव होता है, जिसको हमने कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म कहा है। इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे कोशिकांग होंगे, उनमें से एक कोशिकांग हमारा क्या है? न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस। ये हो गई हमारी क्या? लिविंग सेल। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन, अगर इन तीनों को मिला दें तो इन तीनों के मिलने से एक नई संरचना बनती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य। जिस कोशिका में ये तीनों संरचनाएं या इन तीनों में से कोई एक अगर अनुपस्थित होती है, तो उसका मतलब है उस कोशिका में जीव द्रव्य नहीं है। क्या नहीं है? जीव द्रव्य नहीं है। और अगर जिस कोशिका में जीव द्रव्य नहीं है, तो वो कोशिका कैसी होती है? मृत होती है। कैसी होती है? मृत। ध्यान देना बच्चों, ये कैसी कोशिका कैसी होगी? मृत होगी। क्यों? क्योंकि एक वैज्ञानिक थे हक्सले, उन्होंने बताया था कि कोशिका का भौतिक आधार या जीवन का भौतिक आधार क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। तो ये एक कोशिका है। इस कोशिका में हमने देखा सबसे बाहर कोशिका भित्ति थी, फिर कोशिका झिल्ली थी, उसके अंदर कोशिका द्रव्य भरा था, उस कोशिका द्रव्य में बहुत सारे कोशिकांग थे। ठीक है, और उसमें एक कोशिकांग और था, क्या? केंद्रक, जिनको हमने तीनों को मिला के हमने क्या बोला था? जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म बोला। ये एक कोशिका है। ठीक है, इस कोशिका में ना तो देखो, ना तो मैंने यहाँ पे कोशिका भित्ति बनाई है, ना मैंने केंद्रक बनाया है, ना ही कोई यहाँ पे कोशिका द्रव्य बनाया हुआ है। मतलब इन दोनों को अगर साफ साफ देखें तो ये कैसी है? जीवित कोशिका है। क्यों? कि इसके अंदर क्या है? प्रोटोप्लाज्म। और इस कोशिका में ना तो मैंने न्यूक्लियस ड्रॉ किया है, ना ही मैंने साइटोप्लाज्म, ना ही मैंने सेल मेम्ब्रेन। और मैंने अभी बताया था, अगर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, या तो ये तीनों या इन तीनों में से कोई एक संरचना नहीं होती है, तो वो कोशिका कैसी होती है? मृत। अर्थात ये कोशिका कैसी होती है? मृत। अब यहाँ पे रॉबर्ट हुक के स्ट्रक्चर पे आए, तो रॉबर्ट हुक ने जब ओक प्लांट लिया था और उसकी स्लाइड बना के उन्होंने देखा था, तो उनको इस तरीके की संरचना दिखा दी। अब जो इस तरीके की संरचना दिखी, अब इस संरचना को मैंने इस तरीके से ये बनाया, ये संरचना और ये संरचना, इन दोनों में सिमिलरिटी है। क्यों? क्योंकि ये इनको क्या था? एक केवल कोशिका भित्ति दिखाई दे रही है, ना तो इनको कोई केंद्रक दिखाई दिया, ना ही इनको कोई कोशिका द्रव दिखाई दिया, ना ही कोई कोशिका झिल्ली दिखाई दी। मतलब वास्तव में रॉबर्ट हुक ने कौन सी कोशिका खोजी थी? उन्होंने मृत कोशिका को खोज किया था। किसने? मृत कोशिका। और जबकि एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने जो कोशिका खोजी थी, उन कोशिकाओं में ये सारी की सारी संरचनाएं थी। अर्थात ओवरऑल पॉइंट अपना ये क्लियर होता है कि एंटोनी वॉन लीeuwenhoek जिन्होंने जीवित कोशिका को खोजा था, और रॉबर्ट हुक जिन्होंने मृत कोशिका को खोजा था। आशा करता हूं बच्चों ये इतनी जानकारी आपको समझ में आई होगी। अब अपन ने ये देखा था कि जो कोशिका होती है, ये कोशिका सजीवों का विशेष लक्षण होती है। क्यों? क्योंकि अपन ने क्या देखा? विशेष लक्षण एक ऐसा लक्षण होता है जो किसमें होता है? केवल और केवल सजीव में होता है, निर्जीव में नहीं। लेकिन सामान्य लक्षण ये सजीव में भी होते हैं, निर्जीव में भी होते हैं। तो कोशिका क्या होगी? एक विशेष लक्षण होगी। क्या होगी? विशेष लक्षण। क्यों? क्योंकि कोशिका अगर जीवित है तो केवल जीवित सजीवों में ही होगी। किसमें होगी? सजीवों में। अब यहाँ पे
एक पॉइंट फिर से क्लियर कर लें, जीव द्रव्य जिसे हम इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, अगर किसी कोशिका में, कोशिका झिल्ली मतलब कि सेल मेम्ब्रेन, कोशिका द्रव मतलब कि साइटोप्लाज्म, और केंद्रक मतलब न्यूक्लियस, अगर ये तीनों चीजें प्रेजेंट होती हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य बोलेंगे। और पॉइंट यहाँ पे क्लियर है, सेल वॉल या कोशिका भित्ति जीव द्रव्य का भाग नहीं होती है। केवल जीव द्रव्य के 3 भाग होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ध्यान देना बच्चों, कोशिका भित्ति कभी भी जीव द्रव्य का भाग नहीं होती है। क्या नहीं होती है, कभी भी जीव द्रव्य का भाग नहीं होती है। अब इसी का एक पॉइंट और देखते हैं, एक एग्जाम्पल। बरसात का जैसे मौसम होता है, हमारे घर पे फर्नीचर रखा होता है। फर्नीचर किसकी बनी होती है, लकड़ी से बना होता है। और लकड़ी लकड़ी मतलब कि पादप, पादप कैसा होता है, सजीव होता है। कब, जब तक वो पादप है, ठीक है, तब तक वो सजीव है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर कोशिका है, और कोशिका है मतलब ये तीनों चीजें पाई जाती हैं, ठीक है। और अगर हमने उसको काट दिया है, मतलब वहाँ पे उसकी विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं संचालित हो रही थी, वो संचार क्रियाएं बंद हो चुकी हैं। जब क्रियाएं बंद हो चुकी हैं तो या तो ये तीनों चीज़ें हट जाएं, चली जाएंगी, या इन तीनों में से कोई एक चला जाएगा। और अगर इन तीनों में से कोई एक चला जाएगा तो वो कोशिका कैसी हो जाएगी, मृत हो जाएगी। मतलब जो लकड़ी जिसका हम फर्नीचर बना है वो कैसी है, एक मृत कोशिका है। कैसी है, मृत कोशिका। अब अगर ये मृत कोशिका है तो यहाँ पे एक कंडीशन क्यों होती है, जैसे हमने देखा बरसात के मौसम में जब पानी बरसता है तो यह पानी लकड़ी के अंदर चला जाता है और लकड़ी फूल जाती है, फर्नीचर अपना फूल जाता है। तो ये क्यों, तो यहाँ पे एक क्रिया हुई है, कौन सी, अंतः शोषण की क्रिया हुई है। कौन सी, अंतः शोषण की। अंतः शोषण की क्रिया के कारण ये लकड़ी क्या हो गई, बरसात के मौसम में फूल जाती है। क्यों, क्योंकि वहां पे पानी को अवशोषित कर लिया जाता है। कैसे, क्योंकि जो लकड़ी थी उस लकड़ी की बीच में कहीं ना कहीं छोटे छोटे अंतरकोश के अवकाश होंगे। इन्हीं छोटे छोटे अंतरकोश के अवकाश के कारण पानी को अवशोषित कर लिया जाता है। अब प्रोटोप्लाज्म की थोड़ी सी और जानकारी देखें तो यहाँ पे सबसे पहले वैज्ञानिक थे पुरकिंजी, जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म को खोजा था और प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था, प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। अब लेकिन जो डुजार्डिन थे उन्होंने इसी प्रोटोप्लाज्म को एक और नाम दिया, क्या, सारकोड। ध्यान देना बच्चों, डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने प्रोटोप्लाज्म को सारकोड नाम दिया। क्या नाम दिया, सारकोड। इसके अलावा जो हक्सले थे उन्होंने स्पेशली बोला था कि प्रोटोप्लाज्म क्या है, फिजिकल बेस ऑफ लाइफ, अर्थात जीवन का भौतिक आधार। मतलब अगर किसी भी कोशिका में या किसी जिसमें भी जीवन है, ठीक है, तो उसके अंदर कोशिका होगी, और अगर कोशिका होगी तो उसमें क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म। मतलब जिस कोशिका में प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा, मतलब वो कोशिका कैसी होगी, मृत होगी। कैसी होगी, मृत। इसी वजह से क्या कहा गया है, जीवन का भौतिक आधार। किसे, प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार कहा गया है। भौतिक आधार मतलब फिजिकल बेस, मेन, जैसे मकान का बेस क्या होता है, उसकी नींव होती है, ऐसे ही जीवन की मेन नींव क्या होगी, हमारी कोशिका। कौन सी, जिसमें क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, व्हाट इज लाइफ, या जीवन क्या है। अभी हमने देखा सजीव क्या है, अब हमने क्वेश्चन आया कि जीवन क्या है। तो जीवन सीधा से बोलेंगे कि कुछ अभिक्रियाएं होती हैं, जो वे वस्तुएं जिनमें बहुत सारी प्रकार की अभिक्रियाएं होंगी। अगर अभिक्रियाएं हो रही हैं तो उसी को क्या बोलेंगे, जीवन बोलेंगे। क्या बोले, अब अभिक्रियाएं कौन सी, तो अभिक्रियाएं होंगी जैव रासायनिक अभिक्रिया। क्या होगी, जैव रासायनिक अभिक्रिया। जैव रासायनिक अभिक्रिया में दो शब्द, जैव रासायनिक। जैव माने जीव, विभिन्न रसायनों के माध्यम से जो क्रियाएं हो रही हैं उनको क्या बोलेंगे, जैव रासायनिक क्रिया। और इनको हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, उपापचय या मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं, उपापचय और मेटाबॉलिज्म। ध्यान देना बच्चों, जीवन क्या है, जीवन वो कंडीशन है जिसमें क्या होती है, विभिन्न प्रकार की के बायोकेमिकल रिएक्शन होती हैं या जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं। कहाँ, किसके अंदर, कोशिका के अंदर में। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। ठीक है। और अगर ये बायोकेमिकल क्रिया हो रही हैं तो मतलब उसमें क्या हो रही है, उपापचयी क्रिया होती है। और उपापचयी क्रियाएं दो क्रियाओं से मिलकर बनी होती है, एक तो अपचय, दूसरा उपचय। अपचय मतलब होता है कैटाबॉलिज्म, विघटन,
विघटनात्मक अभिक्रिया, विघटनात्मक मतलब विघटन होगा, विघटन मतलब यहाँ पे टूटेगी चीज़, और उपचय मतलब कि एनाबॉलिज्म, जिसको हम निर्माणकारी अभिक्रिया बोलते हैं। निर्माणकारी मतलब यहाँ पे कोई निर्माण होगा, और निर्माण मतलब जब छोटी छोटी चीज़ें या छोटे छोटे रासायनिक पदार्थ आपस में मिलकर एक बड़ा कार्बनिक पदार्थ बना देते हैं तो उसे हम उपचय बोलते हैं। और जब बड़ा पदार्थ टूट कर जब छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे हम अपचय कहते हैं। और उपचय अपचय दोनों को मिला दें तो उपापचय मतलब कि मेटाबॉलिज्म अभिक्रिया। आशा करता हूँ बच्चों इतना आपको जो जानकारी मिली, ये हमारे अध्याय 1 से जानकारी दी गई है। एनसीईआरटी का पूरा पूरा पैटर्न बनाया गया है। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें, और अगर इन वीडियो में के माध्यम से इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कृपया कमेंट करें। इस वीडियो में कुछ कमी होती है तो आप कमेंट करें, बताएं, जिससे हम उन कमियों को दूर करेंगे। तो आशा करता हूँ बच्चों ये आपको पहला अध्याय का पहला लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आगे का लेक्चर अगले नेक्स्ट डे पे इसको अपलोड किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।